Let me introduce you myself. I am Ganesh Pandey. I am lecturer in physics in Government Degree College, Gorakhpur. And today I will teach you about the second chapter, which is named as, जिसका नाम है मात्रक तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट। इन द प्रीवियस क्लास, पिछली कक्षाओं में सर ने आपको भौतिक जगत नाम का पहला चैप्टर पढ़ाया होगा और उस चैप्टर में बताए होंगे आपको कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाले प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि प्रकृति की प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए, in order to describe the physical phenomena taking place in the nature, you have to measure the physical quantities involved in it. उसमें जो भी भौतिक राशियां आती हैं उनका मापन करना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे मैं एक प्राकृतिक परिघटना का उदाहरण आपको दे रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसको हमने छोड़ दिया। छोड़ देंगे तो क्या होगा? नीचे गिरे। आपको पता है, ये नेचुरल सी बात है कि ये नीचे गिरे। अब इस फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए ये जरूरी होगा आपको बताना कि कितने हाइट से छोड़ा, मतलब वो लेंथ मेजरमेंट करना आपके लिए जरूरी हो गया। किस वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है, मतलब वो वेग पता करना आपके लिए जरूरी हो गया। कितने टाइम में, वो कहां से कहां तक गया, ये बताना आपके लिए जरूरी हो गया। एक सिंपल सा नेचुरल फेनोमेना की मैंने आपसे बात की है और देखिए 3 फिजिकल क्वांटिटीज निकल करके सामने आ गई। लेंथ पता करना मतलब हाइट पता करना, टाइम पता करना, वेलोसिटी पता करना। इसी तरह से जितने भी फिजिकल फेनोमेना हैं, उन फिजिकल फेनोमेनास में या नेचुरल फेनोमेनास में आपके लिए जरूरी है कि आप फिजिकल क्वांटिटीज जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनका मेजरमेंट करें। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी और इसीलिए फिजिक्स को साइंस ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। इसीलिए कहते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान। जितनी अच्छी या जितनी एक्यूरेट या जितनी प्रिसाइज आपका मेजरमेंट होगा, आप उतने अच्छे फिजिसिस्ट जाने जाएंगे। लॉर्ड केल्विन का नाम सुना होगा आपने। अरे भाई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाले ब्रिटिश मैथमेटिशियन फिजिसिस्ट वो रहे हैं, बड़े नामी हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि हम जिसकी बात करते हैं यदि हम उसे मापकर अंकों में व्यक्त कर सकें, ध्यान देना, हम जिसकी भी बात करते हैं अगर उसे हम माप कर उसे अंकों में व्यक्त कर सकें तो हम उसके बारे में कुछ जान सकते हैं। इफ वी कैन मेजर एनीथिंग टू whom we are speaking about and express in numbers, then we can know something about it. इसलिए मेजरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया हो गया नेचर और नेचुरल फेनोमेना को जानने के लिए। आप जानते हैं कि नेचर और नेचुरल फेनोमेना का स्टडी ही क्या कहलाता है? फिजिक्स का। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज जो सीधा सामने आ रहा है वो है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। देखो बेटा, क्लास हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं एक रूल आपको बता दूं। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं और साइंस आप जानते हैं कि विज्ञान एक विशिष्ट ज्ञान है जो प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित होता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, रटी रटाई डेफिनेशन है। इट इज अ स्पेशल नॉलेज, साइंस इज अ स्पेशल नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है, आप कुछ भी करिए, तीन क्वेश्चन सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा। पहला, क्या करना है, ठीक है, व्हाट टू डू। दूसरा, क्यों करना है, व्हाई टू डू। और तीसरा, हाउ टू, क्या करना है, मात्रक और मापन को समझना है। क्यों करना है, तब से वही बता रहा था, क्यों करना है, क्योंकि इसको किए बिना हम नेचर और नेचुरल फेनोमेना को नहीं समझ सकते। अब हम आते हैं कि कैसे करना है।
तो कैसे करने की प्रक्रिया में पूरा का पूरा चैप्टर आपका बटा रहता है, और उसी कैसे करने की प्रक्रिया में एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ हाउ टू डू वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या? सब जब से आप पढ़ रहे हैं भौतिक राशि की चर्चाएं आप कर रहे हैं, क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है? कोई बताएगा? एनीबॉडी ऑफ यू? सो लेट मी टेल यू। हाँ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और लास्ट वाला मैं बोलता हूँ, 2 लाइन तो आपने बोल दिया, बहुत अच्छी बात। तीन लाइन बोलना था। भौतिक राशियां वे राशियां हैं जिनका संबंध किसी भौतिक परिघटना से हो, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जा सके, और तीसरा जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके। Physical quantities are those quantities which is related with some physical phenomena, which can be expressed in numbers and which can be measured directly or indirectly. अब यहाँ पे जो लास्ट वाली लाइन हमने बोली आपसे, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है, पहले ही हम इस बात को क्लियर कर लें कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है। तो देखिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिन्हें मेजर करने के लिए मेजरिंग डिवाइस आपके पास उपलब्ध होते हैं। जैसे आपको टाइम मेजर करना है, उस लड़के के हाथ में घड़ी लगी हुई है, मैं पूछूंगा कि घर से यहाँ आने में आपको कितना समय लगा, तुरंत वो बताएगा कि सर मुझे इतना से इतना समय लगा, 10 मिनट 15 मिनट जो भी टाइम होगा वो बताएगा। जैसे लेंथ मेजरमेंट करना है, तो लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपके पास एक मेजरिंग डिवाइस है, उस मेजरिंग डिवाइस का क्या नाम है? मीटर स्केल। तुरंत आप मीटर स्केल से मेजर करके लेंथ बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको वेट मेजर करना है, वेइंग मशीन है आपके पास, टेम्परेचर मेजर करना है, थर्मोमीटर है आपके पास, मेजर करके आप बता सकते हैं। जिन मेजरमेंट्स को करने के लिए मेजरिंग डिवाइस उपलब्ध है वो डायरेक्ट मेजरमेंट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि इस बोर्ड का एरिया बताइए कितना, suppose I am asking you to determine the area of this board, what will you do? You will say, sir, area is equal to length into, ठीक बोल रहा हूं ना मैं, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, मीटर स्केल से पहले लेंथ मेजर करेंगे, मीटर स्केल से फिर ब्रेड्थ मेजर करेंगे, और फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एरिया। आपने किसी डायरेक्ट मेजरिंग डिवाइस से इसको मेजर नहीं किया, आपने एक फार्मूला आपको दिया गया, आपने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज निकाली और फिर उनके मदद से उनके मैथमेटिक्स करके मल्टीप्लाई करके आपने एरिया को कर दिया। इसी तरह से और भी कई फिजिकल क्वांटिटीज जो हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू करते हैं। जैसे आपसे वेलोसिटी निकालने को कहते हैं, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपसे कह दिया कि वेलोसिटी मेजर करिए, तो क्या डायरेक्ट वेलोसिटी आप मेजर तो करेंगे नहीं, आप क्या मेजर करेंगे? आप डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। वेलोसिटी मेजर करने के लिए आपने पहले क्या किया? डिस्प्लेसमेंट को मेजर किया और इसको टाइम से आपने। इसी तरह से बहुत से ऐसे मेजरमेंट्स हैं जो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स अगर मैं अब आपसे पूछूं कि फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जांपल बताइए, आप बताएंगे? बताओ बेटा क्या है फिजिकल क्वांटिटी का, कुछ एग्जांपल बताओ मुझे। अभी तो बात हुई है आपसे, यह है, ये बिल्कुल है ना, है। और भी बहुत से फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज आपको पता है कि इस तरह से होता है। अब जरा सा कोरिलेट कर लेते हैं कि जो डेफिनेशन हमने आपको बताया था, लेंथ किसी फिजिकल फेनोमेना से क्या ही जुड़ा हुआ है?
सपोज कीजिए कि आपने एक पौधा लगाया, यू हैव प्लांटेड अ प्लांट, क्या होगा कुछ समय के बाद बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी ना। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक नेचुरल फिनोमेना या फिजिकल फिनोमेना से ही जुड़ा हुआ है। टाइम जैसे जैसे बीतेगा क्या पौधा वैसा ही रहेगा? नहीं, चेंज हो। इसका मतलब टाइम भी क्या है, फिजिकल फिनोमेना से जुड़ा हुआ है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी नंबर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। और इसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। ये क्या हो गया, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मेरी बात क्लियर हो गई है? किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है अभी फिलहाल। देखिए, बहुत बेसिक से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें हम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई इमारत खड़ी करनी हो तो नींव बहुत मजबूत होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। पढ़ाई का ये सीधा रूल होता है कि हम आसान से कठिन की ओर जाते हैं। पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का रूल है, हमेशा आसान से कठिन की ओर जाते हैं। मतलब एकदम आसान से शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप करते करते बड़े बड़े क्वेश्चंस और बड़े बड़े थ्योरीज हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमसे पहले भी जो हमारे एंसेस्टर्स थे, फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने इसको किया। तो ये तो कुछ ब्रीफ को हम लोगों ने कर लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अब जरा सा हम बात कर लें कि इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का मतलब क्या है, मेजरमेंट का मतलब क्या है। तो अगली चीज जो हमको बहुत क्लियरली समझ लेना होगा वो है कि मेजरमेंट क्या है। मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? मेजरमेंट को हिंदी में कहते हैं इट इज नोन एज मापन इन इंग्लिश। इसे हम मेजरमेंट कहते हैं। सबने किया होगा मेजरमेंट, किया है ना? तो अब ये बताइए कि मेजरमेंट क्या है, व्हाट इज मेजरमेंट। हाँ बोलो। किसी स्टैंडर्ड मतलब एक बना लेते हैं, इसको देख के अगर मान लीजिए हमको वेट नापना है, भार नापना है, तो हम एक बना लेंगे कि इसके मुताबिक। अच्छा बेटा, एक बात बताओ मुझे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस डस्टर का लेंथ मेजर करके बताइए तो आप क्या करोगे? एक कोई स्टैंडर्ड लेके मान लीजिए अपनी उनकी कोई रिलेशन है, आप बस ये बताओ कि आप करोगे, कंपेयर करेंगे। ये तो आप, मैंने कहा ना आसान से कठिन की ओर चलते हैं। जो सीधा दिखता है वो बोलिए, क्या करोगे बेटा? कहिए पहले मीटर स्केल ले आएंगे सर। पहला काम क्या करेंगे? मीटर स्केल। और मीटर स्केल ले आकर के इसको मेजर करेंगे, ठीक, मेजर करेंगे लगभग में बताइए कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। अब जब आपने 6 सेंटीमीटर कहा तो आप देख लीजिए 6 और ये सेंटीमीटर ये मिल करके इसका मेजरमेंट कर रहा है। ये एक नंबर है, ये क्या है? नंबर। और ये क्या है? इसका मतलब ये है कि मापन वह प्रक्रिया है, मापन वह प्रक्रिया है जो किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में बताकर उसे उचित मात्रकों द्वारा व्यक्त। मेजरमेंट इज दैट प्रोसेस विच एक्सप्रेस the magnitude of any physical quantity in number, and after that it takes some sufficient or adequate unit in order to specify। तो मेजरमेंट में क्या आ गया कि उस फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया और उस फिजिकल क्वांटिटी का करस्पॉन्डिंग यूनिट आ गया। ठीक है, लिखना चाहेंगे आप लोग कि ठीक है सुन लिया आप लोगों ने, क्लियर है? तो बहुत जरूरत तो नहीं लिखनी, बता दीजिएगा मुझे जिस तरह से आप कन्वीनियंट हो, जिस तरह से आप कंफर्टेबल हो, मुझे बता दीजिए। ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये समझ गया आप लोग कि मेजरमेंट क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जब मेजरमेंट की जरूरत पड़ी, मेजरमेंट को डिफाइन करने की बात हुई, एक्चुअली है क्या? मेजरमेंट ये बताता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट उसके मैग्नीट्यूड में कितनी बार आता है। ये जो डेफिनेशन है बहुत बात आपके समझ में आई नहीं। इसको समझाने के लिए हम पहला काम ये कर लेते हैं कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मेरे ख्याल से आप लिख भी लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगली लाइन जो मैं लिख रहा हूँ, आप सभी लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? वैसे मेरी क्लास बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ
और बोल हिंदी में भी दूंगा आपको जैसा हो। तो देखिए क्या बात मैं आपसे कह रहा हूं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एनी physical, in order to express any physical quantity, two things must be mentioned. पहला है क्या? इट्स यूनिट। पहला क्या है? इट्स यूनिट। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि यूनिट क्या? यूनिट शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं कि इसके पहले सुन चुके? कोई बताए क्या होता? कभी सोचा कि यूनिट क्या होता? आपने कहा सर 10 मिनट, आपने कहा सर 10 सेंटीमीटर, तो आपको पता है कि मिनट यूनिट है किसका? टाइम। मीटर यूनिट है किसका? लेंथ। लेकिन ये यूनिट होता क्या है? यूनिट या मात्रक वह सर्वमान्य मानक होता है जिसका उपयोग किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए किया जाता है। यूनिट इज दैट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू कंपेयर द फिजिकल क्वांटिटी और एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा लेंथ को हमें मेजर करना है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर। ठीक है, तो मीटर क्या है? क्या एक सर्वमान्य मानक जो ये बताता है कि लेंथ क्या। अब लेंथ कितना है? जैसे यूनिट तो हमें पता है, उसकी टोटल लेंथ बताने के लिए एक दूसरी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, और जब वो दूसरी चीज आप डिफाइन कर लेंगे तब ये फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कहीं ना कहीं पूरा हो पाएगा। और ये दूसरा क्या है? इट्स न्यूमेरिकल उसका आंकिक मान, आप कहेंगे सर बहुत बात समझ में आई नहीं आपकी, तो आइए थोड़ा सा मैं और आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू का काम क्या है? आंकिक मान भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करता है। न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन नंबर्स। उसको किस में व्यक्त करता है? नंबर। अब मैंने आपसे कहा, फिर मैं वही, आप कहेंगे सर आप बार बार एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए दूसरा लेते हैं। ये बताइए कि इस बोर्ड का ये क्या है? लेंथ है? ये कितना है? लेंथ कितना? 1.5। लेंथ कितना? 1.5 मीटर ये बच्चा कह रहा है। अगर सेंटीमीटर में बताओ उसी को। 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। घबराओ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन पूछा तो रिस्पॉन्स तो थोड़ा बहुत मुझे भी चाहिए ना। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है। 1.5 मीटर को सेंटीमीटर में बताइए। तेज बोलो, बिल्कुल बहुत फ्रेंडली रहा करो मेरे साथ, ठीक है ना। मैं वो चीज कर रहा हूँ, आने वाले समय वही चीज आप करेंगे। आप अच्छे डॉक्टर हो जाएंगे तो मैं ही आपके सामने खड़ा रहूँ, मैं ही आपसे आकर के एडवाइस लूंगा, ठीक है ना। तो ये तो एक टाइम मैं भी कभी उधर था, आज इधर बिल्कुल कन्वीनियंट रहिए। और मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि सर इसका जो लेंथ है वो 150 सेंटीमीटर के बराबर हो। इसका मतलब ये है कि इसके लेंथ में सेंटीमीटर 150 टाइम्स है। ध्यान देना, इसके लेंथ में सेंटीमीटर 150 टाइम्स। अगर हमने आपसे कहा कि मान लीजिए कोई आपको लेंथ हमने मेजर करने को कहा, आपने मेजर करके कहा कि सर ये लेंथ 20 मीटर, इस सड़क की लंबाई या इस कॉरिडोर का जो पैसेज का जो लेंथ है सर वो 20 मीटर। ये L = 20 मीटर का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि मीटर लेंथ में कितनी बार? 20 बार। मैंने आपसे पूछा कि घर से यहाँ तक आने में आपको कितना समय लगा? आपने कहा सर हमको 10 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 10 मिनट। इसका मतलब ये है, ये जो समय है इसमें मिनट कितनी बार? इसमें मिनट कितनी बार है? 10 बार, ठीक है। और जब आप
न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को एक साथ लिखते हैं तो वही उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। मैं बहुत ही सिंपलेस्ट केसेस लेकर के चल रहा हूँ। लेंथ, टाइम, मास, ये सब जो मेजरमेंट है वो बहुत ही जनरल मेजरमेंट्स हैं। आगे चल करके लेबोरेटरीज में आप बड़े बड़े मेजरमेंट्स करेंगे वो तो अलग की बात होगी, लेकिन उसका जो बेसिक होगा वो यही से शुरू। अब यहाँ पर देखिए जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं उन सब बातों को मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू कंक्लूड वॉट एवर फैक्ट्स आई हैव डिलीवर्ड टू यू। और उसका कंक्लूजन ये बन रहा है कि और ध्यान से देखिएगा मैं बोल रहा हूं the numerical value of any physical quantity, the numerical value of any physical quantity is inversely proportional to its corresponding unit. Numerical value of any physical quantity is inversely proportional to its corresponding unit. किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके संगत मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। हिंदी में अगर कहें तो कुछ इस तरह से बात करेंगे। मतलब क्या हुआ? दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यूनिट के। और n इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया यूनिट। n फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u फॉर यूनिट। ठीक है। अब अगर आप जानते हैं कि जब ये सिंबल हम हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का तो वहां पर एक कांस्टेंट को हम इम्प्लांट करते हैं तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला? आर एन यू इक्वल टू कांस्टेंट होगा। से या सर नो? रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? ठीक है, तो बीच बीच में बताते रहे कि सर हम आपके साथ हैं, जहां तक आप चल रहे हैं वहां तक हम भी चल रहे हैं। अदरवाइज हम लोग के यहाँ जुड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है ना? बीच बीच में रिस्पॉन्स देते रहिए और बहुत कंफर्टेबल रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए तो हम आए हैं आज। एन यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ये भी सही है? सही है? कोई एक्सप्लेन करे अगर सही है। मान लीजिए हम कर, हमको नहीं समझ, हम लिख दिए इसको, हम कह रहे बेटा जरा इसको एक्सप्लेन करिए। यस सर तो आपने कर दिया, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बता रहा है कि आपके मन में नो सर। लेकिन अगली लाइन जो मैं लिखूंगा उसके बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ये लाइन कैसे जस्टिफाई होगा? ये लाइन कैसे जस्टिफाई होगा? इसके लिए देखिए हमने लिखा एक एग्जांपल हम देखते हैं हाउ टू जस्टिफाई दिस लाइन। मैंने लिखा कि 1 मीटर, कोई दिक्कत है किसी को? ये 1 क्या हो गया n1 और u मीटर क्या हो गया u1, कोई दिक्कत? और अगर हम इसी को कुछ इस तरह से लिख दें इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत है किसी को? कोई। ये क्या हो गया n2 और ये हो गया, ध्यान देना, n1 बड़ा है कि n2 बड़ा है? भाई एक बड़ा है, 100 रुपया, 1 रुपया दे तो खुश रहोगे कि 100 रुपया दे तो खुश रहोगे? n2 बड़ा, ठीक है। और u1 बड़ा है कि u2 बड़ा? जब n1 छोटा है तो u1 बड़ा है, देखिए। और जब n2 बड़ा है तो u2 क्या है? छोटा। मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो उसका करस्पॉन्डिंग यूनिट संगत मात्रक छोटा होगा। और जब न्यूमेरिकल, सॉरी मैंने क्या बोला, इसको जरा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। करस्पॉन्डिंग यूनिट छोटी है, सॉरी फिर से देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है तो करस्पॉन्डिंग यूनिट बड़ी। और यहां देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है तो करस्पॉन्डिंग यूनिट
इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन कैसा होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये लाइन आप जब डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डायमेंशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, और इसको समझे बिना आप डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल प्रॉपरली नहीं करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूमेरिकल वैल्यू और करस्पॉन्डिंग यूनिट के। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि न्यूमेरिकल वैल्यू और मल्टीप्लाई कर दिया किसको, यूनिट्स, मतलब यान यू, इसी को हम क्या कहते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड। इनमें से अगर किसी एक भी बात का आपको ज्ञान नहीं है तो आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार में सब्जी लेने गए और आपने कहा, मान लीजिए आपको आलू खरीदना है, तो आप कहेंगे किलोग्राम आलू दे दो, तो क्या वो दुकानदार समझ पाएगा? आप कहेंगे 2 आलू दे दो, तो भी वो कहेगा हम संख्या में नहीं बेचते हैं आलू। आप कहेंगे 2 किलो आलू दे दो, जस्ट गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ पोटैटो, वो शॉपकीपर तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या करें। आपके दैनिक जीवन से भी, डेली लाइफ से भी बहुत क्लोजली रिलेटेड, जिससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं आगे। बहुत सिंपल, जो शुरुआती आपके चैप्टर्स हैं उससे बहुत सिंपल क्वेश्चंस ही आपसे पुटअप होंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये चीज ये है कि जो बेसिक चीजें हैं उस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, और जब मेन समय में पूछ दिया जाता है तो आप उसी चीज को नहीं बता पाते। तो ये जो बेसिक चीजें हैं इनकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यूनिट जरूरी है, न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने। कुछ मेरी बात समझ में आई है ना? ऐसा नहीं है ना कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात? बिल्कुल, बीच बीच में मुझे रिस्पांस देते रहिए। अगर कुछ भी समझ में आ रहा है तो उसको बहुत कुछ में मैं बदल दूंगा, लेकिन जब आप रिस्पांस नहीं देंगे तो फिर मेरे लिए समझ पाना मुश्किल होगा कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे स्पीड बढ़ाना है कि मुझे स्पीड स्लो करना है, वो आप पर डिपेंड करेगा कि कितना आप मुझे ग्रैस्प कर पाए। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात हो गई, फिजिकल वर्ल्ड की बात हो गई, नेचर और नेचुरल फिनोमेना की बात हो गई। ये तो स्टार्टिंग हो गया इस चैप्टर का, लेकिन आप बाकी जो भी सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू की, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया? इंग्लिश आप पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले क्या आपको पढ़ाया गया? अल्फाबेट, ABCD। हिंदी पढ़ना शुरू किए तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया? तो क ख ग स्वर व्यंजन, जैसा ही बच्ची कह रही है। ठीक है, मैथ पढ़ना शुरू किए तो क्या पढ़ाना शुरू किया गया? पहले हैं नंबर्स 1 2 3 4 ये आप सीखे हो। 9 तक बता दिया गया, 0 से 9 तक। अब उससे आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। उसी तरह से जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो फिजिक्स की ABCD, फिजिक्स का क ख ग घ या फिजिक्स का 1 2 3 4 क्या है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखिए 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज बता दी जाएंगी और उसी फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से आप बड़ी से बड़ी फिजिकल क्वांटिटीज बनाएंगे, डिराइव करेंगे, या जो भी टर्म्स आते हो साइंस में उनको आप लोग करके परफॉर्म करके देखेंगे। तो अब हम अगला जो टॉपिक देख रहे हैं वो जस्ट आप समझिए बिगिनिंग है फिजिक्स का, फिजिक्स को समझने का, फिजिक्स को सॉल्व करने का। और वो क्या है? वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो आप एक लाइन लिख लीजिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लिखिए जरा, इस लाइन को लिखिए। फिजिकल क्वांटिटीज are classified into
टू पार्ट्स। पहला है फंडामेंटल, पहला है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। पहला है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी ही एबीसीडी, जैसे एबीसीडी आपको पता चल जाए तो आप बड़े से बड़ा वर्ड बना सकते हैं, बड़े से बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, बड़े से बड़ा पैराग्राफ बना सकते हैं, चैप्टर बना सकते हैं। 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स आपको पता हैं तो आप बड़े से बड़ा डिजिट बना सकते हैं, कर सकते हैं ना। उसी तरीके से अगर आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज पता है तो सारे के सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज उनको आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज को हम देखेंगे वो क्या है, वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेटर होगा कि इसको आप लिखिए क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होगा आपके लिए। लिखिए, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which cannot be expressed in the terms of other physical quantities. In the terms of other physical quantities, are known as fundamental quantities. आगे लिखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ each other. Fundamental quantities are independent of each other. Full stop. They can neither be converted into each other. They can neither be converted into each other nor can be related with each other. They are 7 in numbers, nor can be related with each other. They are 7 in number. अब ये सातों अगर आप बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि मुझको थोड़ा अपना लेवल बढ़ा लेना चाहिए। आप बताइए, कौन बताएगा? हाँ तब बोलो। हाँ तो ठीक क्रम से चलते हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, चौथा बहुत अच्छी बात है टेम्परेचर। कम से कम एबीसीडी तो पता है आपको फिजिक्स की। पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। खाली करंट लिखे तो चलेगा? वैसे चलेगा? अरे जल भी बहता है, वाटर भी फ्लो करता है तो उसमें भी करंट होता है। ठीक है ना? क्लियर है बात? अच्छी बात है। कुछ और एग्जांपल्स देता आप लोग हंसते लेकिन ठीक नहीं। और मेरा ऐसा मानना है कि क्लास में एक बार तो हंसी लेना चाहिए। जब आप क्लास पढ़ते हैं तो एक आध बार हंस लेना चाहिए। प्रेशर बिल्कुल ना रहे दिमाग में। अपने टारगेट पे फोकस रहिए, लक्ष्य पे बने रहिए, लेकिन प्रेशर लेके नहीं। प्रेशर में मेरे ख्याल से रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते। अपना 100% दीजिए, बाकी ठीक है, रिजल्ट हमारे फेवर में बिल्कुल रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तो ये हो गया पांचवा इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा नहीं, अभी थोड़ा जल्दबाजी ना करो। छठवां हम लिख लेते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ
और एक और बोल दो भाई, क्या अमाउंट ऑफ मैटर, क्या सब्सटेंस जो आप कह रहे हैं। क्या कभी मास को लेंथ में बदल दोगे? हम कहें कि घर से आने में कितना समय लगा, तो क्या लेंथ में बता पाओगे उसको? ये सब को एक दूसरे से आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो इनके रिलेटेड यूनिट्स हैं वो क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स। और इन्हीं को मिला देंगे जब हम, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर उधर किए, सेट किए, मैनिपुलेट किए, तो हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज बना सकते हैं। जैसे लेंथ में अगर हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या मिल जाएगा? लेंथ में हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगी या वेलोसिटी मिल जाएगी। इनको मिला करके हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम इनको मिला करके। तो बेटा आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझे होंगे, जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जो मैंने आज की लेने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। आने वाले लेक्चर्स में कुछ और हम लोग देखेंगे, न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस पर, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं बिल्कुल आपके क्लियर है बात। नेक्स्ट क्लास के लिए गुड लक आप लोगों को।